So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian polity. So guys, in today's session we will continue the fundamental rights. पिछली क्लास में हमने दो आर्टिकल समझे थे फंडामेंटल राइट्स के. कुछ हमने हिस्ट्री समझा था. We have discussed थोड़ा बहुत history of the fundamental rights and then we have discussed the article number 12, article number 13 and the conflict between article number 13 and article number 368. So I hope वो चीज़ आपको clear है. अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन बिकॉज उसके बाद ही आगे की चीजें आपको समझ में आएगी. एंड टुडे सेशन गाइज विल नॉट बी लाइव बिकॉज आई हैव समथिंग अर्जेंट टू डू. बट येस आई डिसाइडेड कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, सो दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर. ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि लाइव है या रिकॉर्डेड है, बट येस अगर आपके कोई डाउट होंगे तो यू कैन आस्क दैट डाउट इन दी कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट डाउट्स. एंड अगर कमेंट्स में नहीं हो पा रहा होगा तो आई विल टेक योर डाउट इन दी नेक्स्ट लाइव क्लास. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18. आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 की आज हम बात करेंगे. एंड इसमें थोड़ी सी इन आर्टिकल्स में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है. दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस ओनली दिस राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 बिकॉज इसके आगे के आर्टिकल्स में एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है तो कम टाइम लगेगा. इनमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, सो इट विल टेक अ लॉट टाइम. ऑलराइट, so let's move ahead to very first article, that is article number 14. very very important article guys, very very important. इस आर्टिकल में बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है. so what this article says: the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. now किसी भी आर्टिकल को पढ़ते वक्त उसको ब्रेक डाउन करना सीखो. ठीक है, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते वक्त उसको ब्रेक डाउन करना सीखो. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किसकी बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है. द स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब दिस आर्टिकल एनफोर्सेस द स्टेट्स टू डू समथिंग. ठीक है, ये आर्टिकल स्टेट्स को कह रहा है कुछ करने के लिए. और क्या करने के लिए कह रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन two things: equality, one thing equality before law and the equal protection of laws. now अब आपको ये दोनों चीजें सेम लग रही होंगी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एंड यू मस्ट बी वंडरिंग दैट क्यों ऐसा रखा गया कि दोनों सेम चीजों को डाल दिया गया. नो, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट द केस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. See, in equality before law, this is first of all a negative concept. This is first of all a negative concept. Why? It is a negative concept because it is asking states not to do anything. It is asking state not to discriminate against anyone on the grounds of law. मतलब लॉ सबके लिए, आपको लॉ के रिस्पेक्ट में आपको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. while equal protection of law, it mandates the state to provide equal protection of laws to everyone. मतलब ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे वो कुछ करने के लिए कह रहा है. and equality before law is asking the state not to do anything. and what is that thing? It is denying the states that आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू लॉज. ठीक है, now what is the difference between these two terms, equality before law and equal protection of law? let's try to understand this. See, पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का एग्जाम्पल से, इन दोनों को मैं एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. लेट्स से देयर आर टू एडल्ट्स ए एंड बी. ठीक है, दो एडल्ट्स हैं ए एंड बी. इन दोनों ने कोई मान लो क्राइम कर दिया. ठीक है, लेट्स से इन्होंने थेफ्ट किया है, इन दोनों ने चोरी करी है. लेट्स से बोथ ऑफ दीज एडल्ट्स हैव कमिटेड थेफ्ट. इन्होंने एक थेफ्ट कमिट किया है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, बोथ ए एंड बी विल बी ट्रीटेड इक्वली. मतलब जो लॉ इस ए के ऊपर लगेगा वही लॉ इस बी के ऊपर लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर मान लो ए बहुत ही प्रिविलेज क्लास का पर्सन है और बी अंडर प्रिविलेज्ड है. लेट्स से एक बहुत ही, जो ए है वो बहुत अमीर आदमी है, बी बहुत गरीब आदमी है. या लेट्स से कि ए, अगर मैं, ऑल्दो ये शब्द मेरे को यूज नहीं करने चाहिए, ए लेट्स से कि बहुत अपर कास्ट का है और ये लोअर कास्ट का है, तो क्या ऐसा होगा कि ए के लिए जो कानून है वो अलग है और बी के लिए कानून अलग है? नो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. हर कोई कानून के सामने बराबर है. जो कानून की
गॉडेस है वो उनकी आंखों पे पट्टी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अंधा है, इसका मतलब ये होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून की जो गॉडेस है उनकी आंखों पे पट्टी है, मतलब हर कोई उनके सामने बराबर है। ऐसा नहीं है कि रिच पर्सन की अलग डेफिनेशन होगी लॉ की एंड पुअर के लिए अलग होगी। दिस इज नॉट द केस, ऑलराइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है? नाउ लेट्स से देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ चाइल्ड बी, ठीक है, ये चाइल्ड मान लेते हैं 5 से 7 साल का है, 5 साल का है। लेट्स से दिस इज अ 5-year-old चाइल्ड एंड दिस इज अ वेल ग्रोन एडल्ट। तो हुआ क्या, लेट्स से कि इस ए ने एक गन उठाई और इस गन से किसी का मर्डर कर दिया। ए ने गन से किसी का मर्डर कर दिया, ऑलराइट। नाउ बी एक 5 साल का बच्चा है, ये खेल रहा था, ठीक है, व्हाइल प्लेइंग ही केम अक्रॉस अ गन ऑफ हिज फादर। लेट्स से कि उनके फादर के पास कोई एक लाइसेंस्ड गन है, ठीक है, तो उस बच्चे को वो गन हाथ में लगी और उसने ऐसे टॉय समझ के गोली चला दी एंड उससे किसी की जान चली गई। तो क्या यहाँ पे भी इसको हम मर्डर मानेंगे एंड दिस चाइल्ड विल आल्सो बी punished under section 302 as this well grown adult will be? क्या ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आप कुछ सोच के देखो कि क्या ऐसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। व्हाई? क्योंकि ये जो 5 साल का बच्चा है इसे पता ही नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो वेल ग्रोन अडल्ट है इसे पता था कि यस ये इसने डेलिबरेटली मर्डर किया, बट दिस 5-year-old चाइल्ड डिड नॉट नो कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ठीक है, इससे गलती से हुआ, उसे जानकारी नहीं थी इस चीज की। तो यहाँ पे इस बी के लिए और इस ए के लिए जो लॉ की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है जी। उसको अलग तरीके से लॉ के सामने ट्रीट किया जाएगा बी को, और ए को अलग तरीके से लॉ के सामने ट्रीट किया जाएगा। दिस इज नोन एज रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और यू कैन से द रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। This is known as what? Reasonable classification. You can discriminate between two people, but on the basis of reasonable classification only. The state can discriminate between two individuals, but that should be very reasonable classification or very reasonable discrimination. ठीक है, बिना reasonable classification के आप discrimination नहीं कर सकते। Okay, so I hope the difference between equality before law and equal protection law of laws is clear. Now equal protection of laws में एक टर्म बहुत बार यूज किया जाता है, like should be treated like while unlike should not be treated like, ठीक है, like should be treated like while unlike should not be treated like, alright। मतलब जैसे ये दोनों like है A और B, या इन दिस केस सो दे शुड बी ट्रीटेड लाइक, और यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में यहाँ पे जो हमने एग्जांपल समझा, दीज टू A एंड B आर अनलाइक, सो दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक। ओके, समझ में आ गया? सो आई होप इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्लियर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, it is the British concept, while equal protection of laws is the American concept, it is the American concept, ठीक है। so our constitution maker decided to have both the concepts, because अगर सिर्फ equality before law होता, मान लो कि हमारे देश में केवल equality before law होता है, let's say कि अगेन दो पर्सन हैं जिन्होंने कोई क्राइम किया अलग अलग, ठीक है, कोई भी उन्होंने इलीगल काम किया, एक मैं हूं, लेट्स से अगेन दो पर्सन ले लेते हैं, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिच पर्सन है, इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये बी पर्सन है, ये इसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेट्स से कि ये 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है, कितना कमाता है? 10,000 रुपये महीने कमाता है, ठीक है। नाउ दोनों ने सेम क्राइम किया, ठीक है, दोनों ने क्या करा? सेम क्राइम करा, और कोर्ट मान लो इसको तो कह सकती है कि ठीक है भाई तुम पे 10 लाख रुपए का फाइन लगेगा। क्या इसको कोर्ट बी वाले बंदे को कोर्ट 10 लाख रुपए का फाइन भरने के लिए कह सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर कह भी देंगे तो भर नहीं पाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये डिस्क्रिप्शन ऑफ जुडिशरी के ऊपर होती है, ये विजडम ऑफ जजेस के ऊपर होती है। जजेस का विजडम होता है कि दे हैव टू यू नो ट्रीट लाइक्स लाइक बट दे डू नॉट हैव टू ट्रीट अनलाइक द लाइक्स, ठीक है। मतलब जो लॉ है, लॉ का जो इफेक्टिवनेस है वो बराबर होना चाहिए, जो लॉ का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लॉ शुड बी इक्वल, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि इस ए को अगर हम 10 लाख का फाइन देते हैं तो लेट्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम और बी के केस में अगर 1,000 रुपए का फाइन देते हैं तो बी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज वॉज इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। बट लेट्स से अगर बी के ऊपर भी 10 लाख का फाइन लगा दिया जाएगा तो क्या इसको फर्क नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट? equal protection of law। equal protection of law, you know,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से हमें एक्चुअली इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ के बारे में पता चलता है, मतलब जो लॉ का इफेक्ट है वो सबके ऊपर बराबर होना चाहिए। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ होता, सिर्फ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ नहीं होता, so what would happen in this case is that this B will be affected more than this A, because A के पास तो बहुत पैसा है, B के पास पैसा है ही नहीं, so equal effect of law जो था वो खत्म हो जाता। alright, so this is the meaning of equality before law and equal protection of laws. I hope this is clear। और ये कुछ टर्म्स है याद रखना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। like should be treated likes while unlike should not be treated likes, unlike should not be treated like, and there should be reasonable classification। भाई ये बात याद रखना, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो फिर जो ये बात इलीगल हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल हुआ था केस में, जो निर्भया का केस हुआ था, सबको याद होगा, उसमें जो वो जुवेनाइल था उसको अलग तरीके से ट्रीट किया गया था, बिकॉज ऐसा कंसीडर किया गया कि वो जुवेनाइल है तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है बाकियों से अलग है। तो वहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन का यूज हुआ, वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का यूज हुआ रादर देन इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। अगर वहां पे भी इक्वालिटी बिफोर लगा देते तो उसको भी फांसी होती। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर कोई डाउट होगा गाइस तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स। नाउ मूविंग अहेड टू सर्टेन एक्सेप्शंस। सबसे पहले समझते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ एक टर्म आपने सुना होगा, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आया कहां से। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वन सेकेंड। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। ठीक है, एंड equal protection of law is the positive concept because the state shall protect the laws equally for everyone. All right, this is a negative concept, this is a positive concept, this is a British concept, this is a British concept, and this is an American concept, but our constitution has both the concepts, equality before law and equal protection of laws. All right, now जो ये equality before law है, equality before law ये कहां से आया? इक्वालिटी बिफोर लॉज कहां से आया? इक्वालिटी बिफोर लॉ आया है एक कॉन्सेप्ट से जिसको दिया था एवी डाइसी ने। एवी डाइसी, दिस हैंडसम इज एवी डाइसी। एवी डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। उस रूल ऑफ लॉ का पार्ट होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एंड देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये तीनों याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। नंबर वन, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ इज सुप्रीम। लॉ जो है वो क्या है? सुप्रीम है। नाउ लेट्स से कि कल को मैं प्रधानमंत्री बन गया एंड आउट ऑफ 543 सीट्स मेरे पास 540 सीटें हैं। आई हैव 540 सीट्स इन लोकसभा आउट ऑफ 543, एंड बाकी स्टेट्स में भी मेरी आधे से ज्यादा स्टेट्स में मेरी सरकार है, सो आई हैव मेजोरिटी इन राज्यसभा ऑल्सो। ठीक है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता हूँ, बट क्या मैं एक्चुअली में कुछ भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्यों आप कहोगे कि भाई देखो गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको रोकेगा। मान लो मैं प्रधानमंत्री बन गया और मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई देखो ऐसा है कि अब जो है प्रधानमंत्री मैं ही रहूंगा, मेरे को कोई नहीं हटा सकता, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। और इसके लिए मैंने ऑपोजिशन के साथ सांठगांठ कर ली। ऑपोजिशन वालों को बोला कि बेटा ठीक है ऐसा है, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर दे दूंगा, अपना मुंह बंद रखना। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपना दोस्त बना लिया कि अपना मुंह बंद रखना। हाई कोर्ट के जजेस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। बट क्या तब भी मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट है बड़ा ही शानदार सा, वो हमें ये चीज नहीं करने देगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये नहीं करने देगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि लॉ इज सुप्रीम। ठीक है जी, लॉ जो है वो सुप्रीम है। इसके लिए जनरली एक टर्म यूज होता है लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, सो लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ अगला कंपोनेंट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब वही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब मैंने आपको समझा दिया, दैट एवरीवन, एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। जो कानून है वो अंधा नहीं है। कानून के आगे पट्टी इसलिए है बिकॉज कानून के सामने चाहे रिच खड़ा है चाहे पुअर खड़ा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसके लिए सब बराबर है। ठीक है, एंड देन प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ये क्या है? ये थोड़ा सा टर्म टेक्निकल है, तो इसके हम टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये होता है that the rights of an individual are provided and enforced by the courts.
by the courts. The rights of an individual are provided and enforced by the courts, but not the constitution. But not the constitution. Let me repeat this. The rights of an individual are provided and enforced by the courts, but not the constitution. But of course, this is not the case with the Indian system, because in India, the rights, the legal rights, the civil rights are provided by constitution only. जितने भी rights हैं हमें किससे मिले? Constitution से मिले हैं. ठीक है? So predominance of legal spirit का मतलब ये होता है that the rights of individuals are provided and enforced by the courts, but not the constitution. But this is not the case with Indian system, because in our system, constitution provide all the rights. All right. तो आई होप रूल ऑफ लॉ क्लियर है. रूल ऑफ लॉ के तीनों कंपोनेंट याद रखना, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. ये शब्द याद रखना, ठीक है. ये जनरली बुक्स में नहीं गिवन होता है, बट ये याद रखना, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. नाउ अच्छा, एक चीज मैं आर्टिकल 14 में बता दूं आपको, द स्टेट, मतलब कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है. मतलब एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कोर्स जो फंडामेंटल राइट्स की होती है वो अगेंस्ट द स्टेट होती है. एनफोर्सिबिलिटी फंडामेंटल राइट्स की, यहाँ मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा. आर्टिकल नंबर 32 पे मैं जंप करूंगा. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारे पास. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब अगर स्टेट मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है, इफ द स्टेट इज एब्रोगेटिंग माय फंडामेंटल राइट्स, देन आई कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32, and I can also move to the high court under article number 226. 226 में मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, आर्टिकल 32 के प्रोविजंस में मैं जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट, बट अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है. केवल स्टेट के अगेंस्ट, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं जा सकता. ये बात ध्यान रखना, आगे काम आएगा. तो द स्टेट एंड shall not deny to any person. Any person? Any person का क्या मतलब है यहाँ पे? Any person का मतलब है either citizen or foreigners, ठीक है. either citizens or foreigners or aliens, ठीक है. aliens मतलब foreigners ही हो गया यहाँ पे. मतलब यहाँ पे आप आर्टिकल 14 की एप्लीकेबिलिटी के लिए there is no necessity that you should be the citizen of India. अगर आप foreigner भी हैं, then also you will be treated equally in front of the law and you will be provided with equal protection of laws, ठीक है. and there are certain very recent cases based on article number 14, like we have Navtej Singh Johar versus Union of India which decriminalized the section number 377. याद रखना, section 377 खत्म नहीं हुआ है, वो decriminalize हुआ है. and of course Indian Lawyers Association, ये केस का नाम याद रखना, Indian Lawyers Association वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस तरीके के जो केसेस होते हैं बहुत ही फेमस, वो यूज किए जा सकते हैं जीएस के आंसर राइटिंग के टाइम. इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये वही केस है जो सबरीमाला टेम्पल का केस था, ठीक है. सबरीमाला टेम्पल केस तो आपको पता होगा. दिस इज इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ऑलराइट. नाउ अब देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू आर्टिकल नंबर 14. कुछ एक्सेप्शंस है आर्टिकल नंबर 14 में, लाइक we have article number 361 which provides protection to the president of India or governor of any state, ठीक है. article number 361 provides protection to the president of India or governor of any state with respect to article number 14, and it says that the president of India or governor of any state is not answerable to a court of law with respect to the exercise of his function. अगर वो कोई अपना function करता है, then the president or governor of any state is not answerable to any court of law, which means ये एक्सेप्शन हो गया आर्टिकल नंबर 14 का. आर्टिकल नंबर 14 तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहा था, बट ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर काफी प्रीमियर पोजीशन है हमारे देश में, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 14. देन वी हैव आर्टिकल नंबर 361A. आर्टिकल नंबर 361 बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर मान लो कि पार्लियामेंट में, ठीक है, either house of the parliament or either house of a state legislature, let's say in either house of parliament or in either house of state legislature, कोई ट्रू रिपोर्ट, कोई प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, कोई प्रोसीडिंग है और मैंने उसकी ट्रू रिपोर्ट, सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट, वर्ड्स पे ध्यान देना, एक एक वर्ड्स पे, सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट मैंने छापी, उसकी पब्लिकेशन करी, पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज, तो मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती. मतलब लेट्स से कि कोई प्रोसीडिंग हुई, ठीक है, और मैंने सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट छाप दी, बट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा,
ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि यार क्यों छाप दी इसने, हम तो नहीं चाहते थे कि ये छापे, तो यहाँ पे मेरे अगेंस्ट इक्वलिटी जो आर्टिकल नंबर 14 है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ट्रू रिपोर्ट छापी है। अब सरकार जाकर ये नहीं कहेगी कि देखो जी इसने तो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ये इन्फॉर्मेशन लीक होने का कोई वो नहीं है। जो पार्लियामेंट है उसकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में जानने का हक हर एक सिटीजन को है। So no criminal proceeding can be instituted against any person involved in publication of any news of a substantially true report of any proceeding in either house of parliament or in either house of state legislature. Okay, moving ahead to other exceptions. Article number 105 is another exception to article number 14. In respect of anything said or any vote, anything said or any vote, याद रखना, anything said or any vote given by any member of parliament in parliament, he or she shall not be liable to any criminal proceeding. अगर मैंने पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया, अब कुछ बोलने का मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर होना चाहिए। आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एवरीथिंग शुड बी डन। अब हमारे पास राइट टू स्पीच है, पर मैं स्टेज पे खड़ा होकर थोड़ी बोल लूंगा कि और मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग शुड बी अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज है उसके अंदर सारी चीजें होंगी। सो in respect of anything said or any vote given by any member of parliament in parliament, he or she shall not be liable to any criminal proceedings against him or her. Similarly, आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। अगर वो भी कुछ कहता है या कोई वोट देता है तो he or she shall not be liable to any proceedings in any court. All right. And there is one more exception, and that is very important. That is article number 31C. It was added through 25th Amendment Act of 1971. 25th Amendment Act of 1971 से आर्टिकल नंबर 31C जोड़ा था, and 31A and B, 31A and B were added by first Constitutional Amendment Act of 1951 by Nehru ji, and this was added by Prime Minister Indira Gandhi. Now, अब आर्टिकल 31C सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेरेवर आर्टिकल 31C comes in, आर्टिकल नंबर 14 goes out. आर्टिकल 31C जहां पे भी एप्लीकेबल है वहां पे आर्टिकल 14 बाहर हो जाता है। ठीक है जी, एक्सेप्शंस हैं ये। नाउ आर्टिकल 31C है क्या? एनी लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन 39B and 39C कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। मतलब दो आर्टिकल हैं डीपीएसपी के, आर्टिकल नंबर 39B और 39C। वीडियो को पॉज करके आर्टिकल्स पढ़ लेना एक बारी, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 39B और 39C में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर के लिए कानून बनाती है। ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए कानून बनाता है स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 39A and 39B and 39C। ठीक है, which are the articles of DPSP, Directive Principles of State Policy. Now article 31C says that any law made by the state to enforce articles number 39B and 39C, तो वहां पे कोई भी पर्सन जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि भाई देखो दिस लॉ इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 19। समझ में आ गया? इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रिजर्वेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रिजर्वेशन है। तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया है। कैसे प्रोवाइड कराया है? क्योंकि 39B और 39C ये कहता है सीधा सीधा कि गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, गवर्नमेंट काम करेगी, तो गवर्नमेंट तो तभी काम करेगी जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना पाएगी। तो उन्होंने रिजर्वेशन प्रोविजन बनाया, और क्योंकि 31C के अंडर बनाया था, ठीक है, उससे पहले 31AB भी थे, तो हम जाके ये नहीं कह सकते कि राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है। मतलब अगर मैं मान लो कि लेट्स से देयर इज अ पर्सन हु इज अ जनरल एंड देयर इज अ पर्सन हु इज एन SC एंड देयर इज अ पर्सन हु इज एन OBC। ठीक है, ये बहुत छोटी बातें हैं, बट यस करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे देश का हिस्ट्री ऐसा ही रहा है। So A cannot move to Supreme Court or High Court saying that B is having reservation. ठीक है, why? Because that reservation is provided by under article number 31C। 31C में क्या है? वो 31C के अंडर बना हुआ लॉ है। कोई भी लॉ जो कि इम्प्लीमेंट होता है या बनाया जाता है to enforce the provisions of 39B and 39C cannot be challenged on the ground that they are violative of article number 14 and article number 19। ठीक है,
So these are certain exceptions of article number 14 and now let's move ahead to article number 15. So guys, I hope article number 14 clear है. आर्टिकल नंबर 14 में दो बातें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. ठीक है, चाहे गरीब है, अमीर है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है, कुछ भी है, एवरीवन इज इक्वल. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज देयर टू हैव इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉज. मतलब there should be reasonable classification before passing the judgment, and this reasonable classification, this reasonable discrimination is in the hands of the judiciary. ठीक है, this will work according to the wisdom of judiciary. जज साहब के हाथ में है. ठीक है, जज साहब को अगर लगता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो वो कर सकते हैं, नहीं लगता है तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ तो है ही. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज डिनाइंग स्टेट. ठीक है, इट इज डिनाइंग स्टेट that you will not discriminate against anyone on the basis of law. And of course, equality before law is a British concept. Equal protection of law is a positive concept on the other hand, and it is an American concept. Indian constitution have both the concept equality before law and equal protection of laws. So I hope guys this is clear. And equality before law came from the concept of rule of law, which was propounded by Mr. A.V. Dicey, and there are three components of rule of law. तो आप अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो रिपीट कर लेना. नाउ आर्टिकल नंबर 15 पे आ जाओ. ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द. द स्टेट, पहली बात तो द स्टेट, यहाँ पे कोई सी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है. शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. अब देखो यहाँ पे तुम्हें आर्टिकल में ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो आर्टिकल 14 में क्या लिखा था? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, मतलब सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, फॉरेनर भी चलेगा. बट आर्टिकल 15 में देखो क्या लिखा हुआ है. आर्टिकल 15 में वर्ड लिखा हुआ है सिटीजन. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, मतलब दिस आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फॉरेनर्स. ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. इनमें से किसी भी बेसिस पे जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब इंडिविजुअल कर सकता है. मान लो कि कल को कोई मेरे घर के अंदर आके बोले कि भाई द आर्टिकल नंबर 15 इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, सो लेट मी एंटर योर हाउस एंड यूज योर रिसोर्सेज. आर्टिकल नंबर 15 इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, नॉट द इंडिविजुअल. स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है. तो मेरे घर में घुस के मेरा सामान यूज नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दी है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, देन व्हाई आर यू डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अस. ऐसा नहीं हो सकता. आप किसी भी इंडिविजुअल के घर में नहीं घुस सकते. किसी ऑफिस में, किसी प्राइवेट ऑफिस में जाके तुम ये नहीं कह सकते भाई मेरे को तो नौकरी चाहिए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा. दिस कैन नॉट बी हैपेंड. सो दिस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट, नंबर 1. एंड स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइक everyone has equal access to government hospitals, government schools, government colleges and any other government institution. कोई भी government institution के लिए equal access है सभी के लिए. And there shall be no discrimination on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth. मतलब कि कोई मुझे मना नहीं कर सकता कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ और ये नहीं कह सकता कि तुम भाई तुम्हारा रिलीजन ये है, या तुम दिल्ली के, अगर लेट्स से कि मैं दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ बट आई वाज बोर्न इन हरियाणा, तो द दिल्ली schools कैन नॉट डिनाई मी. वो जो दिल्ली की गवर्नमेंट के स्कूल है वो मेरे को मना नहीं कर सकते. या मैं केरला भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो वो मुझे मना नहीं कर सकते. ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी बेसिक आर्टिकल. इन आर्टिकल नंबर 15 में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस गाइस. आर्टिकल नंबर 15 क्या कह रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये तो कह रहा है. बट अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शंस हैं? मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा किसी के अगेंस्ट. The state shall work towards the upliftment of the underprivileged. मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी, मतलब देखो यार जो रेस की लाइन है वो बराबर होनी चाहिए, और अगर रेस की लाइन में कोई पीछे था तो उसको बराबर लेके आना पड़ेगा. ठीक है, उसको बराबर लेके आना पड़ेगा. एंड ऐसा हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत बार किया है. तो the states can make any special provision for women and children. For example, reservation of seats for women in पंचायत में है, बिहार में तो 50% है. For the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or of SCs ST. ये निकल के आया था चंपकम दुराई राजन केस से. चंपकम दुराई राजन केस से ये चीज निकल के आई थी. दिस वाज आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4. वन सेकेंड.
आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 है ये, ठीक है, एंड दिस केम आउट ऑफ चंपकम दुराई राजन केस. Now, what was this case? दुराई राजन, चंपकम दुराई राजन केस हुआ था ये कि केरला की गवर्नमेंट ने, अब देखो डीपीएसपी था, डीपीएसपी में मेंशन था दैट स्टेट शैल वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस और ऑफ द एससीज एंड एसटीज. ठीक है, तो उसके उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे दी थी एससी एसटी को रिजर्वेशन दे दी. तो चंपाकम दुराई राजन सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है, आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है. देखो आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन. तो ये तो मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि आपने एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया, मेरे को नहीं दिया. समझ रहे बात को? क्वेश्चन वैलिड था काफी, बट अगेन फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, लड़ाई हुई. तो ठीक है, नेहरू जी ने बोला भी देखो ऐसा है, ओके आप ऐसी बात करते हो. तो उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 करके, ठीक है जी. और 15 आर्टिकल नंबर 15(4) कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया और ये लिखवा दिया दैट द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और ऑफ एससीज और एसटीज. ठीक है जी. उसके बाद there is one more exception, advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or of SCs STs with respect to their admission in any institution whether it is public or private. And this provision, article number 15(5) 93rd amendment act of 2005. ये 15(4) ये क्लॉजेज याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, बट देयर इज नो नीड. बट यस, अमेंडमेंट्स याद रखने हैं. 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद रिजर्वेशन मिल गया था इन एडमिशन ऑल्सो. एंड वेरी रिसेंट 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है, इट एडेड 15(6) क्लॉज नंबर 6 इन आर्टिकल नंबर 15 फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी एजुकेशनली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का, जो कि आप सबको पता है. So there are certain exceptions of article number 15, and remember this protection against discrimination is not provided against the individuals, number one, and this protection is provided to citizens only, not the foreigners. ठीक है, और याद रखने की जरूरत नहीं यार, लैंग्वेज समझो ना, लिखा है क्लियरली और टू ऑल सिटीजंस, वरना क्या लिखा होता टू एनी पर्सन, जो कि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है. ऑलराइट, मूविंग अहेड. ओके, सो दिस वाज आर्टिकल नंबर 16. नाउ आर्टिकल नंबर 16 की बात कर लेते हैं. अगेन द स्टेट, पहली चीज क्या है, द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, नॉट द प्राइवेट. यहाँ पे प्राइवेट ऑफिस की बात नहीं हो रही है. तुम किसी प्राइवेट ऑफिस में जाके ये नहीं कह सकते कि मैं एससी हूँ या एसटी हूँ और मेरे को नौकरी चाहिए. इट इज नॉट द केस. या मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, या मैं ओबीसी हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए. दिस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स is provided against the state only, not the individual, not the private offices, not the private companies. ठीक है, so the state shall provide equal opportunity to all citizens in matters of employment or appointment to any office under the state. मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो रही है. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 भी कई बार अमेंड हुआ है. जो 103rd अमेंडमेंट था, जिसमें 15(6) ऐड हुआ था, वह उसी में क्लॉज नंबर 6 भी ऐड हुआ था, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिला था ईडब्ल्यूएस सेक्शन को. ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए 2 आर्टिकल्स वर अमेंडेड. अगर आपसे पूछा जाए कि विच आर्टिकल्स वर अमेंडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, सो द आंसर वुड बी आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स 10% रिजर्वेशन देना है तो आपको 15 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा. क्यों? 15 क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. बट तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो है बिटवीन द ईडब्ल्यूएस एंड द नॉन ईडब्ल्यूएस, डिस्क्रिमिनेशन है ना. बट उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा आर्टिकल 15 को, और आर्टिकल 16 को भी करना पड़ा बिकॉज वो किसकी बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है. और वहां पे ईडब्ल्यूएस को स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है, 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है. दैट्स व्हाई अगेन 16 वाज अमेंडेड. ठीक है, तो कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं चल रहा है, सब चीज, हर चीज के पीछे लॉजिक है. इंडियन पॉलिटी में, इनफैक्ट पॉलिटी में कोई भी चीज बिना लॉजिक के नहीं हो रही है, सबके पीछे लॉजिक है. 15 और 16 को ही क्यों अमेंड किया, उसके पीछे ये रीजन था. ठीक है, सो द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
or appointment to any office under the state. Again, there are certain exceptions similar to article number 15. इसमें भी article 15 वाले कुछ exceptions हैं. The state can provide for reservation of appointments to any backward class which have inadequate representation in the state services. Again, जो reservation provided है to SCs, STs and OBCs. In any religious or denominational institution, a law can provide that the incumbent of such office should belong to a particular religion or denomination. Like for example, मदरसा होते हैं, संस्कृत टोल्स होते हैं, वहाँ पे जनरली मुस्लिम से पढ़ने जाएंगे यार, अभी हिंदू पर्सन क्यों जाएगा पढ़ने, या संस्कृत टोल्स में हिंदू ही जाएंगे पढ़ने, मुस्लिम क्यों जाएगा पढ़ने, ठीक है. तो वहाँ पे एक्सेप्शन है. And the state is empowered to make any special provision with respect to the advancement of economically weaker sections of the society. 103rd Amendment Act of 2019. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे. वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 17. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. What is written in article number 17 is that the Constitution of India by virtue of article 17 abolishes untouchability and its practice in any form. You cannot practice any kind of untouchability against any person in any form. In any form का क्या मतलब है? In any form का मतलब है written form. In any form का क्या मतलब है? In in बातों में, ठीक है, through the talks, through the gestures, through even gestures. आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ओए तू अनटचेबल है, ऐसा भी नहीं बोल सकते. That will also be punishable. So in any form, untouchability is abolished. Untouchability क्या है? Abolished है. अब यहाँ पे एक चीज देखो भाई, अब यहाँ पे थोड़ा समझना बात को. यहाँ पे इस पूरे में कहीं पे भी वर्ड लिखा है द स्टेट? क्या इसमें कहीं पे भी वर्ड लिखा हुआ है द स्टेट? नहीं लिखा ना. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट दिस आर्टिकल नंबर 17 provides protection against untouchability against individuals also. मतलब as an individual मैं किसी के साथ untouchability के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है. मैं किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, अनटचेबिलिटी का कोई भी फॉर्म मैं उसके साथ प्रोफेस नहीं कर सकता एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी स्टेट नहीं लिखा हुआ. मतलब आर्टिकल नंबर 17, याद रखना इस बात को. ये देखो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं यार, जो कि एक टॉपर में और एक नॉन टॉपर में डिफरेंस क्रिएट करती हैं, याद रखना. अब आप क्या करोगे, आर्टिकल पढ़ लोगे, पर ये थोड़ी ना पूछा जाएगा पेपर में. पेपर में यही पूछा जाएगा कि क्या ये आर्टिकल इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है. तो फिर हमारा दिमाग घूम जाएगा कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. तो इसलिए आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त, मैंने पिछली क्लास में बताया था राम जेठमलानी के बारे में, वो एक एक आर्टिकल को, एक एक उसको प्रोविजन को 10-10, 20-20 घंटे पढ़ते थे. एक एक शब्द में से वो चीजें निकाल लेते थे. ऑफ कोर्स हम उतनी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग अभी मेरे को नहीं है, या हम में से किसी को भी अभी शायद नहीं होगी, बट ठीक है, हम भी सीख रहे हैं, ठीक है. सीखते सीखते आएगी हमें भी अंडरस्टैंडिंग. तो जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है, वो ट्राई की मैं आपको वो अंडरस्टैंडिंग दूं, एंड आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग मेरे से आएगी वो आप प्लीज आगे ट्रांसफर करना, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स का, ये हमें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है. The Constitution of India by the virtue of Article 17 abolishes untouchability and its practice in any form, whether it is written form, in the form of talks, in the form of gesture, किसी भी तरीके से. And these articles provide protection against untouchability against individuals as well as state. समझ में आ गया. अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या था? अब वापस जाओ, मैंने कुछ बताया था आपको. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आई कैन go to Supreme Court against the state for enforceability of fundamental rights. मैं जा सकता हूँ स्टेट के अगेंस्ट, पर मैं तो स्टेट के अगेंस्ट जा सकता हूँ ना, मैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट जा सकता हूँ क्या अंडर आर्टिकल 32? कैन आई गो टू द सुप्रीम कोर्ट और एनी हाई कोर्ट एंड टेल देम कि हुजूर ये इंडिविजुअल है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स में से छीन रहा है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कैन आई डू दिस? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड enforceability of fundamental rights with respect to the states, not the individuals. तो अब क्या होगा? तो फिर तो ये आर्टिकल बेकार है. अगर मान लो लेट्स से कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, एक इंडिविजुअल हूं और मैंने किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रोफेस कर दी, किसी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी प्रोफेस कर दी, तो वो जो पर्सन है वो मेरे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकता अंडर आर्टिकल नंबर 32, या फिर हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता. तो वो क्या करेगा?
तो इसी के लिए आर्टिकल नंबर 17 में एक बात और लिखी है, द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मतलब आर्टिकल 17 के प्रोविजन को अगर हमें एप्लीकेबल करना है देन एक लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा, तभी आर्टिकल नंबर 17 जो है वो प्रॉपरली एनफोर्स हो पाएगा। अदरवाइज तो सिर्फ वो एक कागज का टुकड़ा है भाई, समझ गए। तो इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1988 का, ठीक है। तो अब अगर मान लो 1989 सॉरी, अब अगर मैं मान लो कि कोई किसी पर्सन के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रोफेस करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वो एक्शन है दैट विल बी पनिशेबल अंडर आइदर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, या और भी कई एक्ट होंगे, समझ में आ गया। सो आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एज वेल एज द स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 18, द लास्ट आर्टिकल ऑफ राइट टू इक्वालिटी। नाउ दिस इज आल्सो गाइस वेरी इंटरेस्टिंग। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, उसमें हमने एक चीज समझी और उन सब में एक चीज कॉमन थी, ठीक है, वो हमेशा जैसे लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 इनको ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 इनको अपलिफ्ट कर रहा है, आर्टिकल 15 भी इनको अपलिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि यस द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द अंडर प्रिविलेज क्लासेस, SCs, ST, सोशल इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, चिल्ड्रन। सिमिलरली आर्टिकल 16 इज ऑल्सो अपलिफ्टिंग द अंडर प्रिविलेज। आर्टिकल 17 भी वही कर रहा है, जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी हमारे देश में उसको खत्म करके वो जो जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जिनके साथ गलत हो रहा था, जो एक्सप्लॉइटेड लोग थे, उनको ऊपर लेके आ रहा है। आर्टिकल 18 कुछ और कर रहा है। देखो, अगर हमें सबको बराबर लाना है तो नीचे वालों को ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर वालों को तो नीचे खींचना पड़ेगा। वो कैसे हवा में उड़ सकते हैं, उनको भी तो नीचे लाना पड़ेगा कि बेटा नीचे आओ। तो जितने भी राजा, महाराजा, युवराज और ये सब जो चल रहे थे ना, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, सुनो, रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, क्या है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। तुम कोई राजा नहीं हो, ना तो तुम कोई युवराज हो, ना ही तुम कोई निजाम हो, ना कोई तुम महाराजा हो, ठीक है, कुछ भी नहीं हो तुम एक आम आदमी हो। तुम्हारे नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगेगा। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन का मतलब ये है कि लाइक नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, दैट इज अ टाइटल, प्रोफेसर लग सकता है, दैट इज अ टाइटल, एंड मिलिट्री कैप्टन, मेजर, कमांडर, ब्रिगेडियर, ये सब लगाया जा सकता है। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस आर्टिकल। लेकिन राजा, महाराजा, युवराज, निजाम, ठीक है, सुल्तान, इस तरीके की चीजें आपके नाम के आगे नहीं लग सकती, ठीक है। ऑल द टाइटल्स विल बी अबॉलिश्ड। तो नीचे ऊपर वालों को भी नीचे लाना बहुत जरूरी है, तभी वो इक्वलिटी होगी, तभी हमारा जो सोसाइटी है उसके अंदर इक्वलिटी मिल पाएगी सबको। समझ में आ गया। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 18। आई होप आर्टिकल नंबर 18 क्लियर है। और यहाँ पे भी याद रखो, कन्फर्ड बाय दी स्टेट और इंडिविजुअल। अब मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है, वो आपको कहती है कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी gives you the title of best employer of this year or best employer of this month. So this is not the title conferred by the state. ओके, यहाँ पे कोई, अब मान लो कि 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, और ऑफ कोर्स बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो एक ही होगा, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ईयर तो एक ही होगा। बाकी 9 जाके ये थोड़ी कह देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि यार ये तो टाइटल ले रहा है, हमारे आर्टिकल 18 का वायलेशन है। नो, स्टेट की बात है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है। और वैसे भी कोई आर्टिकल थोड़ी, ये टाइटल थोड़ी हुआ, बेस्ट एम्प्लॉयर मिला क्योंकि उसने बेस्ट एम्प्लॉय मिला क्योंकि वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तुम भी काम कर लो तो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मत किसी से, काम करो अपना। तो आर्टिकल नंबर 18 says no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. All right, so that's it for the session today guys. I hope राइट टू इक्वालिटी क्लियर है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर है, एंड इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है, छोटा भी है, बड़ा भी है, सारे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। एंड अगर कमेंट में रिप्लाई करने लायक होगा, कमेंट में मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज आई विल टेक योर डाउट्स इन दी नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे।
So I will see you on Monday. Thank you so much for watching. Goodbye, take care, and God bless.